हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग के 10वें दिन रूस ने यूक्रेन की रिहायशी इलाकों में हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि जाइटोमीर शहर में और रूसी अटैक में उसके 47 नागरिकों की मौत हो गई। स्थानीय पुलिस ने कहा कि हमला क्लस्टर बम से किया गया था। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूस सैन्य ठिकानों के अलावा रेसिडेंशियल इलाकों में लगातार हमले कर रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत खार्किव, मरियापोल जैसे शहरों को रूसी सेना ने घेर रखा है। यहाँ जरूरी सामान की सप्लाई काट दी गई है। इसमें फंसे हुए नागरिकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं मुश्किल स्थिति के बाद भी भारत सरकार ने खार्किव और पीसोचीन में फंसे छात्रों के लिए भोजन और पानी पहुंचाने का वादा किया है। यूक्रेन में जंग अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। एक बार फिर यूक्रेन की सेना ने खार्किव में कमबैक किया है, जिसका दावा खुद यूक्रेन की ओर से किया गया। कई दिनों से रूस की सेना खार्किव में ताबड़तोड़ आसमानी हमले कर रही है, लेकिन अब एक बार फिर यूक्रेन की सेना ने पलटवार किया, जिसका दावा यूक्रेनी सेना कर रहे हैं। रूस के हमले में यूक्रेनी नागरिकों की मौत के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यूरोपीय नेताओं से रूस को रोकने में मदद की अपील की। जेलेंस्की ने कहा कि अगर रूस को नहीं रोका गया तो पूरा यूरोप खत्म हो जाएगा। यूक्रेन ने रूस के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति जेलेंस्की पोलैंड भाग गए हैं। यूक्रेन की संसद ने कहा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की भागे नहीं है और राजधानी कीव में ही है। यूक्रेन बार बार यह दावा कर रहा है कि रूस जेलेंस्की की जान लेने की कोशिश कर रहा है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति आवास के पास एक रॉकेट का टुकड़ा भी मिला है। खुद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपने आवास के बाहर गिरे इस रॉकेट को लेकर टिप्पणी किया। उन्होंने कहा कि इसका निशाना चूक गया। यानी एक बार फिर जेलेंस्की ने बताया कि उन्हें मारने की कोशिश की गई। इससे पहले भी एक रिपोर्ट में बताया गया था कि जेलेंस्की को 3 बार मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो हर बार किसी तरह बच गए। यूक्रेन के ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में रूसी हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। इसमें रूसी एम्बेसडर ने कहा कि एटमी प्लांट पूरी तरह काम कर रहा है और वहां रूस की कोई दखलंदाजी नहीं है। इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने दावा किया कि यूक्रेन के कीव के बाहर रूसी सैनिकों पर हमले कर उसे कमजोर कर देगा। यूक्रेन पर रूस लगातार हमलावर है। इस बीच पेंटागन के एक अधिकारी ने दावा किया कि आक्रमण शुरू होने के बाद से रूस ने यूक्रेन पर सप्ताह में 500 से अधिक मिसाइलें दागी है। रूस प्रतिदिन लगभग 2 दर्जन की दर से रूसी सभी प्रकार की मिसाइलों को लॉन्च कर रहा है, जिसमें कीव सहित दूसरे शहरों में भारी तबाही मची हुई है। यूक्रेन पर रूसी हमले को लेकर कमला हैरिस पोलैंड और रोमानिया का दौरा करने वाली हैं। कमला हैरिस की यात्रा बुधवार से 11 मार्च तक चलेगी। कमला हैरिस पोलैंड को और रोमानिया के नेताओं के साथ मुलाकात भी कर सकती हैं, जिसमें यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भारी संख्या में पलायन कर रहे लोगों की सहायता की जा सके। रूस की ओर से यूक्रेन में किए जा रहे लगातार हमले की वजह से हालात और खराब होते जा रहे हैं। जंग के बीच यूक्रेन से भारी संख्या में लोगों का पलायन हो रहा है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से रूसी हमले से पैदा मानवीय संकट को लेकर इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। बैठक में पलायन कर रहे लोगों की सहायता के लिए चर्चा की जाएगी। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश यूक्रेन पर रूस के हमले का विरोध कर रहे हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के जज्बे का समर्थन कर रहे हैं। और इसी क्रम में एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि आज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जूम के जरिए अमेरिकी सीनेट को संबोधित करेंगे। रूस में फेसबुक, ट्विटर के बाद अब यूट्यूब पर बैन लगा दिया गया है। पुतिन प्रशासन ने कहा कि रूसी मीडिया के कंटेंट पब्लिशिंग में भेदभाव करने की वजह से प्रतिबंध लगाया गया। रूस के सेंसरशिप एजेंसी ने कहा कि फेसबुक, ट्विटर के खिलाफ 26 मामले आए थे, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। वहीं फेसबुक ने बयान जारी कर कहा कि रूस के इस निर्णय से लाखों लोगों को विश्वसनीय जानकारी नहीं मिल सकेगी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सेना पर फर्जी खबर के लिए एक कानून पर हस्ताक्षर कर दिए। इस कानून के तहत इस तरह के मामले में आरोपी को 15 साल तक की जेल हो सकती है। शुक्रवार को पहले सांसदों ने इस बिल को अपनाया, जिसमें सेना के बारे में जानबूझकर गलत जानकारी प्रकाशित करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई और जुर्माने के प्रावधान है। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में 229 भारतीय नागरिकों को लेकर विशेष इंडिगो फ्लाइट रोमानिया की सुसेवा से दिल्ली पहुंची। नागरिकों ने भारत लौटकर राहत की सांस ली। एक छात्र ने बताया, हमारे लिए वहां रहना बहुत कठिन था। हम भारत सरकार का धन्यवाद करते हैं कि
उन्होंने हमें वहां से निकालकर यहाँ वापस ले आए। वापस आकर हम बहुत खुश हैं। विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि यूक्रेन से अब तक 11,000 भारतीयों को निकाला गया है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन से भारतीयों को लेकर 18 विमान भारत पहुंचे। इनमें करीब 4,000 भारतीयों को वापस लाया गया। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग के 10वें दिन रूस ने यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में हमले तेज कर दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि जाइटोमीर शहर में रूसी अटैक्स में उनके 47 नागरिकों की मौत हो गई। स्थानीय पुलिस ने कहा कि हमला क्लस्टर बम से किया गया था। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूस सैन्य ठिकानों के अलावा रेसिडेंशियल इलाकों में लगातार हमले कर रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत खार्किव, मरियापोल जैसे शहरों में रूसी सेना ने घेर रखा है। यहाँ जरूरी सामान की सप्लाई काट दी गई है। इसमें फंसे हुए नागरिकों की मुश्किलें अब बढ़ गई है। वहीं मुश्किल स्थितियों के बीच भारत सरकार ने खार्किव और पीसोचीन में फंसे छात्रों के लिए भोजन और पानी पहुंचाने का वादा किया है। यूक्रेन में जंग अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। एक बार फिर यूक्रेन की सेना ने खार्किव में कमबैक किया है और जिसका दावा खुद यूक्रेन की ओर से किया गया है। कई दिनों से रूस की सेना खार्किव में ताबड़तोड़ आसमानी हमले कर रही है, लेकिन अब एक बार फिर यूक्रेन की सेना ने पलटवार किया है, जिसका दावा यूक्रेनी सेना कर रही है। रूस के हमले में यूक्रेनी नागरिकों की मौत के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यूरोपीय नेताओं से रूस को रोकने में मदद की अपील की है। जेलेंस्की ने कहा कि अगर रूस को नहीं रोका गया तो पूरा यूरोप खत्म हो जाएगा। यूक्रेन ने रूस के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति जेलेंस्की पोलैंड भाग गए हैं। यूक्रेन की संसद ने कहा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की भागे नहीं है, वो राजधानी कीव में ही है। यूक्रेन बार बार यह दावा कर रहा है कि रूस जेलेंस्की की जान लेने की कोशिश कर रहा है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति आवास के पास एक रॉकेट का टुकड़ा भी मिला है। खुद राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने आवास के बाहर गिरे इस रॉकेट को लेकर टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि इसका निशाना चूक गया। यानी एक बार फिर जेलेंस्की ने बताया कि उन्हें मारने की कोशिश की गई है। इससे पहले भी एक रिपोर्ट में बताया गया था कि जेलेंस्की के 3 बार मारने की उन्हें कोशिश की गई थी, लेकिन वो हर बार किसी तरह बच गए। यूक्रेन के जपोरझिया न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। इसमें रूस एम्बेसडर ने कहा कि एटमी प्लांट पूरी तरह काम कर रहा है और वहां रूस की कोई दखलंदाजी नहीं है। इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने दावा किया कि यूक्रेन के कीव के बाहर रूसी सैनिकों पर हमले कर उसे कमजोर कर दिया गया है। यूक्रेन पर रूस लगातार हमलावर है। इस बीच पेंटागन के एक अधिकारी ने दावा किया कि आक्रमण शुरू होने के बाद से रूस ने यूक्रेन पर सप्ताह में 500 से अधिक मिसाइलें दागी है। रूस प्रतिदिन लगभग 2 दर्जन की दर से सभी प्रकार की मिसाइलों को लॉन्च कर रहा है, जिससे कीव सहित दूसरे शहरों में भारी तबाही मची हुई है। यूक्रेन पर रूसी हमले को लेकर कमला हैरिस पोलैंड और रोमानिया का दौरा करने वाली है। कमला हैरिस की यात्रा बुधवार से 11 मार्च तक चलेगी। कमला हैरिस पोलैंड और रोमानिया के नेताओं के साथ मुलाकात भी कर सकती है, जिसमें यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भारी संख्या में पलायन कर रहे लोगों की सहायता की जा सके। रूस की ओर से यूक्रेन में किए जा रहे लगातार हमले की वजह से हालात और खराब होते जा रहे हैं। जंग के बीच यूक्रेन से भारी संख्या में लोगों के पलायन हो रहे हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से रूसी हमले से पैदा मानवीय संकट को लेकर इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। बैठक में पलायन कर रहे लोगों की सहायता के लिए चर्चा की गई। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश यूक्रेन पर रूस के हमले का विरोध कर रहे हैं और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के जज्बे का समर्थन कर रहे हैं। इसी क्रम में एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि आज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जूम के जरिए अमेरिकी सेनेट को संबोधित करेंगे। रूस पर फेसबुक, ट्विटर के बाद अब यूट्यूब पर भी बैन लगा दिया गया। पुतिन प्रशासन ने कहा कि रूसी मीडिया के कंटेंट पब्लिशिंग में भेदभाव करने की वजह से ये प्रतिबंध लगाया गया। रूस के सेंसरशिप एजेंसी ने कहा कि फेसबुक, ट्विटर के खिलाफ 26 मामले आए थे, जिसके बाद यह फैसला किया गया। वहीं फेसबुक ने बयान जारी कर कहा कि रूस के इस निर्णय से लाखों लोगों को विश्वसनीय जानकारी नहीं मिल सकेगी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सेना पर फर्जी खबर के लिए एक कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस कानून के तहत इस तरह के मामले में आरोपी को 15 साल तक की जेल हो सकती है। शुक्रवार को पहले सांसदों ने इस बिल को अपनाया, जिसमें सेना के बारे में जानबूझकर गलत जानकारी प्रकाशित करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई और जुर्माने के प्रावधान है। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से 229 भारतीय नागरिकों को लेकर एक विशेष इंडिगो फ्लाइट रोमानिया के सुसेवा से दिल्ली पहुंची है। नागरिकों ने भारत लौटकर राहत की सांस ली। एक छात्रा ने बताया कि हमारे लिए वहां रहना बहुत कठिन था। हम भारत सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें
वहां से निकालकर यहाँ वापस लाए। वापस आकर हमें बहुत खुशी हुई। विदेश मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि यूक्रेन से अब तक 11,000 भारतीयों को निकाला गया है। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन से भारतीयों को लेकर 18 विमान भारत पहुंचे हैं। इसमें करीब 4,000 भारतीयों को वापस लाया गया। अब तक कुल 48 फ्लाइट में 11,000 भारतीयों को वापस लाया जा चुका है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया जा रहा है ऑपरेशन गंगा के तहत आज 11 फ्लाइट्स आएंगी। इनमें 2,200 से अधिक भारतीयों को वापस लाया जाएगा। इन फ्लाइट में 10 दिल्ली और 1 मुंबई में उतरेगी। आज आने वाले विमानों में 4 भारतीय वायुसेना के कार्गो विमान हैं। यूक्रेन में इंडियन एम्बेसी ने कहा कि वह युद्ध वाले इलाके खार्किव और पिसोचीन में फंसे छात्रों को निकालने में लगी हुई है। खार्किव से बड़ी संख्या में छात्रों को निकाला भी जा चुका है। पिसोचीन में छात्रों को निकालने के लिए भारत सरकार के खर्च पर शनिवार को बसें चलाई जाएंगी। यूक्रेन में फंसे छत्तीसगढ़ के करीब 112 छात्र सुरक्षित घर पहुंच चुके हैं। करीब 100 छात्र यूक्रेन में अभी भी फंसे होने की सूचना है। वहीं प्रदेश के लगभग 50 छात्र सुरक्षित पोलैंड और रोमानिया में रुके हैं। सरकार लगातार छात्रों से संपर्क बना रही है और खार्किव में फंसे छात्रों को निकालने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक के यूज का असर अमेरिकी युवाओं के मेंटल हेल्थ पर पड़ने लगा है। इसकी जांच करने के लिए अमेरिका के 7 राज्यों में अटॉर्नी जनरल ने एक जांच टीम बनाई। ये टीमें टिकटॉक के इस्तेमाल के लिए उम्र तय करेगी। साथ ही पेरेंट्स के लिए टूल बनाए जाएंगे जिसका कंट्रोल पेरेंट्स के पास रहेगा। पिछले साल चाय का निर्यात सालाना आधार पर मामूली गिरावट के साथ 19 करोड़ 55 लाख किलोग्राम रहा। इससे पहले 2020 में यह 20 करोड़ 97 लाख किलोग्राम था। बता दें कि रूस भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयात रहा है, लेकिन युद्ध के बीच अब चाय बागान में इसका असर देखने को मिल रहा है। पेरिस स्थित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को एक बार फिर अपनी निगरानी सूची यानी ग्रे लिस्ट में ही रखा है। पाकिस्तान से कहा गया कि वो मनी लॉन्ड्रिंग की जांचों और मुकदमों पर अभी और काम करे। FATF की 4 दिन चली बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। पाकिस्तान जून 2018 से ही टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक्शन में कोताही बरतने के कारण FATF की ये ग्रे लिस्ट में है। चीन ने वर्ष 2022-23 के लिए अपने रक्षा बजट में बड़ी बढ़ोतरी की है। उसने अपना रक्षा खर्च 7% बढ़ाकर $229 मिलियन कर दिया। इससे पहले उसका रक्षा बजट करीब 6% था। आज अपने बजट खर्च की घोषणा करते हुए उसने अपनी सेना के शक्तिशाली होने का संदेश दिया है। अमेरिका के बाद चीन अब दुनिया में सबसे ज्यादा रक्षा बजट पर खर्च करने वाला देश बन गया है। आज रेलवे ने कुल 216 ट्रेनों को कैंसिल किया है। वहीं 5 ट्रेनों को रिशेड्यूल रेलवे द्वारा किया गया है। वहीं 12 ट्रेनों को रेलवे ने डाइवर्ट किया है। इसका कारण खराब मौसम जैसे बारिश, तूफान, कोहरा हो सकता है। वहीं बहुत सी ट्रेनों को पटरियों की मरम्मत के कारण भी कैंसिल किया गया है। रिशेड्यूल और डाइवर्ट भी किया जा रहा है। देश के केंद्रीय औषधि प्राधिकरण की एक विशेषज्ञ समिति ने कोवोवैक्स को 12 से 17 साल के बच्चों के लिए आपात उपयोग की अनुमति देने की सिफारिश की है। भारत के औषधि महानियंत्रक यानी DCGI ने 28 दिसंबर को वैक्सको को आपात स्थिति में सीमित उपयोग के लिए कोवोवैक्स को स्वीकृति दे दी थी। इसे अभी देश के टीकाकरण अभियान में शामिल नहीं किया गया है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की करीब 178 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना योद्धाओं और 60 साल से ज्यादा आयु वाले अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोगों को 2 करोड़ से ज्यादा एहतियाती टीके लगाए गए हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामलों में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 5,921 नए केस सामने आए और 289 लोगों की मौत हो गई। कल 6,396 मामले और 201 मौतें दर्ज की गई थी, यानी कल की तुलना में आज मामले घटे हैं। वहीं 13,450 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 63,878 हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार कम रहे। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 153 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरोना के 515 मरीज डिस्चार्ज हुए। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। कोरोना संक्रमण के इंदौर में 17 और भोपाल में 26 नए मामले दर्ज किए गए। छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे कोरोना की रफ्तार कम हो रही। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 107 नए मरीज मिले हैं। खास बात यह रही कि पिछले 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। वहीं रायपुर में कोरोना के 11, राजनांदगांव में 6 और दुर्ग में 5 मरीज मिले हैं। मणिपुर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 6 जिलों की 22 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, जिसमें 8,47,400
तथा 2 महिलाओं सहित 92 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला करेंगे। आज का मतदान कांग्रेस के 3 बार मुख्यमंत्री ओमकार डिबोबी और के साथ ही बीजेपी के कई मंत्रियों और मौजूदा विधायकों के चुनावी भाग्य को तय करेगा। यूपी के चुनावी जंग में बस एक चरण का मतदान बाकी है, जिसके लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। शाम 4 बजे और बाकी 51 सीटों पर शाम 6 बजे प्रचार समाप्त हो जाएगा। इस बीच सभी पार्टियां पूरी ताकत से प्रचार में जुटी हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन से काशी में डटे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं। सीएम भूपेश बघेल आज सोनभद्र जिले में चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में सीएम भूपेश बघेल जनसभा करेंगे। वहीं चुनाव प्रचार के बाद सीएम भूपेश शाम 5:30 बजे रायपुर लौटेंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7वें चरण के मतदान का आज प्रचार का आखिरी दिन है।